वेलकम टू अलायंस आईएएस एकेडमी। और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा पहला पार्ट आया था महात्मा गांधी के बारे में। उसमें हमने बात करी थी महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे महात्मा गांधी के फ़िलासफ़िकल पार्ट के बारे में। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि महात्मा गांधी जो कि सिर्फ एक नाम नहीं, एक पूरी आइडियोलॉजी बन चुके हैं, उनकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है? आज का जो यूथ है उसको महात्मा गांधी से क्या सीखना चाहिए? थैंक यू सो मच अभिषेक। सबसे पहले तो ये आइडिया देने के लिए कि हमें बात करनी चाहिए महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम आजकल अपने आसपास अगर हम देखें अपने सराउंडिंग्स में, तो ख़ास तौर से गांधी के प्रति जो एक विचारधारा बन रही है या गांधी के प्रति जो एक एटीट्यूड बन रहा है, ख़ास तौर से युवा वर्ग के मन में, स्टूडेंट्स ख़ास तौर से उसका शिकार हो रहे हैं। तो ये बहुत एक अहम टॉपिक है जिसमें हमें गांधी जी के बारे में बात करनी चाहिए। जो आपका प्रश्न है कि गांधी की विचारधारा की आज मॉडर्न टाइम्स में क्या प्रासंगिकता है, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि गांधी की विचारधारा क्या है। जब भी हम गांधी के बारे में बात करते हैं, उनकी फ़िलासफ़ीज़ के बारे में बात करते हैं, तो गांधी की विचारधारा के इतने सारे आयाम हैं कि उसको एक शब्द में या दो शब्द में कह पाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि गांधी की विचारधाराओं को कुछ अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके फिर मैं समझाने की कोशिश करूं। तो पहला जो शब्द गांधी की विचारधारा से हमारे मन में आता है वो है अहिंसा। उसके बाद फिर हम कह सकते हैं सर्वोदय, सत्याग्रह, बहुलवाद। गांधी काफ़ी बड़े प्रोपोनेंट थे रिलीजन को राजनीति में शामिल करने के। तो इन एक एक आयामों में हम गांधी के और उनकी विचारों की प्रासंगिकता के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले अहिंसा की, तो अगर आप देखो तो अहिंसा एक ऐसा विचार है जो न सिर्फ गांधी ने दिया है, बल्कि अगर हम इतिहास उठा के देखें, अपने धार्मिक ग्रंथ उठा के देखें, तो कहीं ना कहीं अहिंसा को सपोर्ट वहाँ से भी मिलता है। अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होता है, अहिंसा का मतलब अत्याचारों को सहन करना नहीं होता है, बल्कि अहिंसा अपने आप में एक हथियार है जिसका इस्तेमाल गांधी ने किया था साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने में। अगर हम उस वक्त की परिस्थितियों के बारे में बात करें, तो उस वक्त की परिस्थितियों में आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का जो साम्राज्य था वो पूरे विश्व में फैला हुआ था, और जहाँ पर भी इस तरह की क्रांति हुई जहाँ पे हिंसा का इस्तेमाल हुआ, ब्रिटिशर्स ने बहुत आसानी से उस क्रांति को कुचल दिया था। हमारे सामने उदाहरण है 1857 की क्रांति, जहाँ पर काफ़ी हिंसक तौर पर हम भारतीयों ने कोशिश किया था कि पहला एक स्वतंत्रता संग्राम हम लड़ें, लेकिन वो हम जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि हम लोग उस चीज़ में परिपक्व नहीं थे, हम लोग हिंसा में परिपक्व नहीं थे, क्योंकि हमारा जो विचार है, हमारा जो धर्म है, वो अहिंसा के बारे में बात करता है। और ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो उस वक्त उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, उस वक्त उनके पास एक्सपीरियंस था, सबसे बड़ी बात, कि इस तरह के आंदोलनों को किस तरीके से कुचला जाए। तो गांधी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर हिंसा का आंदोलन भारतीय लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स बहुत आसानी से उसे दबा सकते हैं, उसे कुचल सकते हैं। एक तो ये एक प्रासंगिकता उस वक्त अहिंसा की थी। दूसरा, अहिंसा सिर्फ एक वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं किया था गांधी ने, बल्कि अहिंसा उनके विचारों का भी एक मार्ग था, एक रास्ता था जिस रास्ते से वो भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। क्योंकि गांधी का ये मानना था कि अहिंसा एक ऐसा हथियार है जो कि कमज़ोरों का हथियार नहीं है। ये जो प्रबल लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वो अहिंसा करते हैं। अहिंसा से हमें ये समझना पड़ेगा कि अहिंसा जो है वो ये नहीं कहती है कि आप निरंतर लोगों के अत्याचारों को सहें, बल्कि वो ये कहती है कि आप अत्याचारी का विरोध करें, आप अत्याचारी के सामने खड़े हों, आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलें कि आप गलत हैं, लेकिन उसका जो तरीका होगा वो अहिंसा होगा। अगर हम उसके मॉडर्न टाइम्स में प्रासंगिकता के बारे में बात करें, तो आज हम देखते हैं, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे आपके ऑंग सान की हो, चाहे आपके बराक ओबामा हो, और अभी हमने देखा कि जब मोदी जी विज़िट करते हैं अमेरिका, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि जो बाइडन भी सपोर्ट करते हैं गांधी और उनकी विचारधारा को। अहिंसा एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकती है। अगर हम बात करें इज़राइल की, अगर हम बात करें ईरान की, इराक की, नॉर्थ कोरिया की, ये वो देश हैं जिन्होंने अहिंसा के रास्ते को नहीं अपनाया, और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आज ये देश बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और बहुत ज़्यादा आर्थिक पिछड़ा एक देशों की कैटेगरी में, श्रेणी में ये लोग आते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्योंकि हम लोग अहिंसा मानते हैं, ये हमारे विचार, हमारे जीवन का एक हिस्सा है, तो भारत की जो इमेज है, जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स हम करते हैं, उसमें भारत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। उसके बाद सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह संस्कृत से लिया गया है, और सत्याग्रह का मतलब होता है द फोर्स ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य के द्वारा आग्रह।
तो सत्य सबसे बड़ा सच है। इनफैक्ट गांधी कहते हैं कि गॉड इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ गॉड। जो गॉड है वो सत्य है और सत्य ही गॉड है। तो गांधी हमें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका मुझे याद है कि जब मैं किताब पढ़ रहा था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो गांधी की जीवनी है, जो गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो उसमें एक बहुत फेमस एक इंसिडेंट है जो हम सब ने बचपन में सुना कि गांधी जब 14 साल के थे तो गांधी ने छुप छुप कर सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, बीड़ी पीना शुरू कर दिया था, एंड ही वॉज एडिक्टेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये जो वो कर रहे हैं ये गलत है और उन्हें अब इस सत्य को एक्सेप्ट करना होगा। ना सिर्फ एक्सेप्ट करना होगा बल्कि अपने पिताजी के साथ भी वो इस बात को शेयर करते हैं और अपने लेटर में जो भी ये कर रहे होते हैं वो अपने पिताजी को वो बता देते हैं। और वहाँ से फिर उनके चरित्र में ये एक बात है जो आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि गांधी का एक और बहुत फेमस इंसिडेंट है कि गांधी के आश्रम में जब लोग उनसे मिलने आते थे तो गांधी के पास एक बार एक महिला आती है एक अपने बच्चे को लेकर, और उनकी जो समस्या होती है वो ये होती है कि उनका बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था। तो गांधी को जब वो कहती हैं कि ये आदत वो छुटवाना चाहती हैं तो गांधी उन्हें अगले हफ्ते आने के लिए कहते हैं। फिर वो अगले हफ्ते आती हैं, फिर गांधी उन्हें अगले हफ्ते आने के लिए कहते हैं। फिर वो नेक्स्ट टाइम आती है, फिर गांधी उन्हें नेक्स्ट टाइम कहते हैं आने के लिए। और जब वो आती हैं तो उसके बाद गांधी सिर्फ इतना सा बोलते हैं कि गुड़ खाना गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो जो महिला होती हैं वो सरप्राइज़ हो जाती हैं कि इतनी सी बात कहने के लिए आपने हमें ऑलमोस्ट 1 महीना वेट करवाया, ये बात तो आप पहले हफ्ते भी कह सकते थे। तो फिर गांधी कहते हैं कि मैं भी पहले बहुत गुड़ खाता था और अगर जो काम मैं खुद करता हूँ वो मैं किसी और को कैसे कह सकता हूँ ना करने के लिए। तो आप देखेंगे गांधी का बचपन का जो प्रभाव है उनके राजनीतिक करियर पे भी आपको काफ़ी देखने को मिलता है। तो सत्य सबसे बड़ा एक आग्रह है, सबसे बड़ी ताकत है। और अगर हम आज की प्रासंगिकता के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी पीछे रह चुका है। चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा मीडिया हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, ये सत्य की जो ताकत है, सत्य की जो फोर्स है, अब कहीं ना कहीं उसे पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जो मैं प्रभावित हूँ गांधी की विचारधारा से वो है सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब है कि समाज का जो अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है, जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, जब तक उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता तब तक समाज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये गांधी का मानना था। और इसका भी हमें उदाहरण देखने को मिलता है कि जब गांधी हरिजन जो हैं वो शब्द देते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, डिप्रेस क्लासेस के लिए, क्योंकि उस वक्त भी और आज भी हम देखें तो समाज का जो अंतिम वर्ग है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग ही है, जो हरिजन समाज है या जो डिप्रेस क्लासेस हैं। तो गांधी उनके उद्धार के बारे में बात करते हैं और गांधी का ये मानना है कि जब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। इसके अलावा एक विचार है जो कि देश को गांधी ने दिया था और वो था बहुलवाद, यानी जो प्लुरलिस्टिक जो सोसाइटी है उसको उन्होंने हमेशा प्रमोट किया कि हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारे देश में समाज का हर वर्ग जो है वो शामिल हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और एक ऐसा समाज ही मिलकर आगे बढ़ सकता है। आप देखेंगे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ एक और आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, और तिलक जैसे बड़े नेता और बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने गांधी के इस फैसले का काफ़ी आलोचना करी थी जब गांधी ने खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन को साथ मिलकर चलाने की बात की थी। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप एक गैर राजनीतिक मुद्दे को राजनीति में क्यों शामिल कर रहे हैं, तो गांधी का ये कहना था कि हम एक ऐसा समाज हैं जो कि बहुलवाद के सिद्धांत पर आधारित है और अगर हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई समस्या है तो शायद हमको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर हम खिलाफत आंदोलन को जोड़ते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ तो जो मुस्लिम हमारे भाई हैं वो भारत की आज़ादी में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और ज़्यादा ताकतवर होगा। और कहीं ना कहीं गांधी का ये जो विचार था ये सही भी साबित होता है। मुसलमानों के आने से, सिखों के आने से, छात्रों के आने से, यानी समाज के हर वर्ग के आने से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ताकतवर हो जाता है। तो आज की प्रासंगिकता की बात करें तो आज हम देख पा रहे हैं कि जो बहुलवाद का जो सिद्धांत था वो कहीं ना कहीं पीछे आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। समाज अलग अलग हिस्सों में बट रहा है, उसमें आप कह सकते हैं राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, और जिस तरीके से हमारे नेशनल हीरोज़ को बदलने की कोशिश की जा रही है, विचारों को बदलने की कोशिश की जा रही है, तो उसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लास्ट जिस विचार से मैं प्रभावित हुआ हूँ गांधी के, वो विचार है राजनीति में धर्म का होना और धर्म में राजनीति का होना। बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, लेकिन गांधी का ये मानना था कि राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। राजनीति में अगर हम धर्म को शामिल करते हैं तो धर्म के साथ मोरालिटी आती है, एथिक्स आती हैं, और वो जो मोरालिटी और एथिक्स हैं वो राजनीति में आते हैं और राजनीति को और ज़्यादा परिपक्व और मैच्योर कर देते हैं।
आज अगर हम देखें तो हमारी जो राजनीति है उसमें धर्म ज़रूर है, राम ज़रूर है, मुद्दा ज़रूर है, लेकिन उनके विचार नहीं हैं। जब गांधी राम राज्य के बारे में बात कर रहे थे तो बहुत सारे मुसलमान गांधी से नाराज़ हो जाते हैं कि आप राम राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, आप हिंदू राज्य के बारे में बात करते हैं। तो गांधी फिर ये कहते हैं कि मैं जिस राम राज्य की परिकल्पना कर रहा हूँ, मेरा मतलब राम से मतलब हिंदू राम नहीं है, मेरा मतलब राम से है, बिकॉज राम इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ पीस, राम इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ जस्टिस। तो मैं उस राम राज्य की बात कर रहा हूँ, राम राज्य जिसका किसी धर्म विशेष से कोई डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। तो गांधी राम राज्य के बारे में बात ज़रूर करते हैं, लेकिन वो इस तरह के शासन, इस तरह के प्रशासन की बात करते हैं जहाँ पे न्याय हो, जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे जस्टिस हो। आज की अगर हम बात करें तो हम उस धार्मिक विचार को पीछे छोड़ चुके हैं और धर्म का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं। आज हम अगर हम आज की व्यवस्था के बारे में बात करें, और मैं पिछले कुछ मैं शायद 30-40 सालों के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो रथ यात्रा हुआ, चाहे वो शाहबानो केस हुआ, बहुत सारे ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। रोहिंग्या का एक मसला हुआ। ये बहुत सारे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जहाँ पे देश के अस्तित्व को संकट में डाला गया और धर्म को राजनीति का हिस्सा बनाया गया, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए। बल्कि गांधी ये कहते हैं कि धर्म में, गीता में जो बातें लिखी हैं, जो कुरान में जो बातें लिखी हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो बातें लिखी हैं, बाइबल में जो बातें लिखी हैं, आप उन बातों को सीखो और राजनीति को और ज़्यादा शुद्ध करो। राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए धार्मिक विचारों के माध्यम से। तो ये आज प्रासंगिकता मुझे लगती है महात्मा गांधी जी के विचारों की, जो शायद आज यंगस्टर्स को सीखने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। बस इसमें मेरा एक और ये सवाल है कि जैसे यूथ है जो आजकल धर्म के लाइन पे बहुत ज़्यादा डेविएटेड होता है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, अगर उनसे बात करें तो वो बहुत ज़्यादा उसको एक डिबेट के फॉर्म में लेते हैं, कभी डिस्कशन से बचते हैं। जब हम उनके सामने कुछ फैक्ट्स भी रखते हैं तो वो उसको एज ये देखिए कि रिलीजियस लाइन पे बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं। तो उस यूथ के सामने अगर आज गांधी खड़े होते तो गांधी कैसे उस यूथ को परसुएड करते, किस तरीके से उनसे बात करते कि किस तरीके से आपको अपना आउटलुक लेके चलना चाहिए पॉलिटिक्स में या किसी भी चीज़ में एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगर हम इस समाज का एक पार्ट है तो पॉलिटिक्स भी एक समाज का पार्ट है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी सरकार उससे बनती है। तो किस तरीके से एक इंसान को लेके चलना चाहिए इन सब चीज़ों को? देखो अभिषेक, मैंने शायद कल भी ये कहा था कि गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें हम प्यार भी कर सकते हैं, नफ़रत भी कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप आज भी देखो, आज भी समाज गांधी को कितना ही क्रिटिसाइज़ क्यों ना कर ले, लेकिन बिना गांधी की राजनीति नहीं होती। जब ट्रंप भारत आते हैं तो चरखा ही चलाया जाता है। जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो गांधी के ही बारे में बात होती है। तो गांधी एक बहुत बड़ा फिगर है। गांधी अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, एक विचार है। अब बात है कि युवा वर्ग इतना नाराज़ क्यों है गांधी से। उसमें युवा वर्ग की गलती नहीं है, उसमें गलती है उन विचारकों की जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं समाज को, और वो करते भी हैं। इसमें युवा वर्ग जो कर सकता है वो ये कर सकता है कि एक बार वो गांधी को पढ़ने के बाद आप गांधी की आलोचना भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें मैं खुद गांधी के विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा विचार फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं बनना चाहिए, बल्कि मुझे किताबें पढ़नी चाहिए, मुझे अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। मैं सावरकर को भी पढ़ता हूँ, मैं विवेकानंद जी को भी पढ़ता हूँ, मैं भगत सिंह को भी पढ़ता हूँ, मैं गांधी को भी पढ़ता हूँ। कई सारी बातें हैं जो सावरकर जी की बहुत अच्छी हैं, कई सारी बातें हैं जिनमें मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसी तरीके से गांधी के साथ भी कहीं ना कहीं ये है कि आप उनके व्यक्तित्व की आलोचना करें, ज़रूर करें, लेकिन पढ़ने के बाद करें। जब तक आप उनके बारे में जानते नहीं हैं तब तक आप उनके बारे में कोई नेगेटिव विचार ना रखें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और हमारा एक पेपर होता है एथिक्स का, जिसमें एक पॉइंट है कंपैशन, एक पॉइंट है प्रोबिटी, एक पॉइंट है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। ये हमें ये बताता है कि आज जो हम हैं वो सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से नहीं है। अब जैसे मैं बात करूं, हम लोग यहाँ पे मोबाइल में ये शूट कर रहे हैं, तो ये मोबाइल हमने नहीं बनाया, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल से हम लोग अपने विचार आगे तक पहुंचा पा रहे हैं।
पंखा चल रहा है, पंखा हमने नहीं बनाया, इलेक्ट्रिसिटी हमने नहीं बनाई। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर दोज पीपल जिन्होंने अपना जीवन दिया है इन चीज़ों के लिए बनाने के लिए। और आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं अपने विचार रख पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम आज़ाद हैं और इस आज़ादी को हासिल करने में गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गांधी का योगदान है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान है। इस देश को राष्ट्र बनाने में गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप पढ़ पाएंगे, और उसके लिए खुले दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। हम क्लोज माइंडेड अगर हम जाते हैं तो हम गांधी को कभी नहीं समझ सकते। तो बात सिर्फ इतनी है कि वेदर यू लाइक गांधी और यू डिसलाइक गांधी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट रीड अबाउट गांधी, उसके बारे में आप पढ़ें। एंड योर सोर्स शुड बी वेरी ऑथेंटिक। आपका सोर्स फेसबुक नहीं हो सकता, आपका सोर्स व्हाट्सएप नहीं हो सकता। आप पढ़ें उनके बारे में, उसके बाद जो भी आपके विचार हैं वो सर आँखों पर। ओके, थैंक यू वेरी मच टू हिमांशु सर कि उन्होंने हमें इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गांधी के बारे में, गांधी की फ़िलॉसफी को इतना अच्छे से हम लोगों तक पहुंचाया और हमें गांधी के बहुत ही करीब लाके खड़ा किया, जहां पे हम गांधी को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो थैंक यू हिमांशु सर। और मैं अपने व्यूवर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि हम इस तरह की सीरीज़ और भी कंटिन्यू करेंगे, आगे और भी पर्सनैलिटीज़ की सीरीज़ लाएँगे। थैंक यू।